नमस्कार साथियों। साथियों, आज जो हमारे मेहमान आज द पहाड़ टॉक्स में होने वाले हैं वो होंगे, जैसा कि हमने पहले बात करी कि हम पंचायत चुनाव इस बार कवर कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं और हम लगातार आपको हर जिले की कवरेज इसमें दे रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट जिनके विचार बड़े अनमोल हैं और कुछ नया करने का जिनमें जज्बा है, हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ मैगडी स्टेट क्षेत्र पंचायत से गरुड़ ब्लॉक में ये आता है और बागेश्वर जिला है, वहाँ से हमारे बड़े भाई गोविंद डसीला जी क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं और आज उनके साथ बैठ के देखेंगे, क्योंकि ये युवा हैं, सब आज अपनी जिंदगी में पहली बार चुनावी मैदान में हैं और मैं कहूँगा कि अपना राजनीतिक सफर भी इसी चुनाव के साथ शुरू कर रहे हैं। तो आज इनकी जो बातें हैं, जो समस्याएं इनके क्षेत्र की हैं, उनके लिए समाधान क्या है, उस पर इनकी बात करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनसे काफ़ी प्रभावित हूँ क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं के साथ गुजरा है। हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो इनसे ही सीखी हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप भी उन बातों को सुने। आज हम जो बोल पा रहे हैं, जो आज हम अपने को व्यक्त कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं से सीखी हुई चीज़ें हैं। तो आइए आज की जो बात है वो गोविंद डसीला जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंदा, आपने हमें समय दिया, क्योंकि आप चुनाव में लगातार बिजी हैं, आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी है। इसके बावजूद आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोविंदा, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से काफ़ी बार मिले हैं, लेकिन आज क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आज मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं और हम भी खुद आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रक्चर आपका है, उसके बारे में, लोगों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, अपना प्रारंभिक जो आपका जीवन था या अभी तक, क्योंकि आप राजनीतिक सफर पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो अभी तक का जो अपना जीवन है उसको एक ब्रीफ उसमें आप हमारे दर्शकों को बताइए। रोहित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो में आऊँ और अपनी बातें रख सकूँ और मैं राजनीतिक जीवन में क्यों आया हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि हम बचपन में आप बहुत मेरे साथ रहे हो और आप तो पहले से ही काफ़ी विद्वान थे, लेकिन हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी अब मेरे विषय में मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा नाम आप जानते ही हैं, मेरा नाम गोविंद सिंह डसीला है और बाकी पढ़ाई मेरी नॉर्मल हुई है। मेरा हिंदी मीडियम से ही मैं पढ़ा हुआ हूँ और ग्रेजुएशन मैंने मैथ्स से की हुई है। फिर उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने NIT से किया हुआ है और उसके बाद मैंने रोहित भैया, मैं समाज सेवा तो पहले से करना चाहता था, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं राजनीतिक रूप से मैं समाज सेवा में आऊँगा। मुझे ये ज़रूर लगता था कि मैं अपने एक ट्रस्ट बनाऊँगा जिसमें लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी या जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा, या पहाड़ की मैंने जो समस्याएं देखी उसमें मैं कुछ बेहतर कर पाऊँगा, मैं ऐसा ज़रूर सोचता था। तो इसके लिए मैंने स्पेशलाइजेशन करने के लिए मैंने MSW भी किया कि मैं इसको बेहतर तरीके से समझ सकूँ, या कल के दिन जब मैं इस सेवा में उतरूँ तो मैं अपने आप को मैं जब मैं उस चीज़ के विषय में जानूँगा तभी मैं उसको बेहतर परफॉर्म कर पाऊँगा। तो मैंने ये चीज़ भी किया। बेसिकली मेरा ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन वो इस प्रकार की रही। और बाकी इसके बाद आपने जो करियर वाइज जो अभी तक आपने किया उसके बारे में थोड़ा। रोहित भैया, करियर वाइज मैं पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करी और उसके बाद जो है हमारा माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ। तो मेरा थोड़ी सी हेल्थ खराब हो गई थी, तो फिर माइनिंग करियर को ही मैंने अपनाया जी। थोड़ा कंस्ट्रक्शन में काम करता था, थोड़ा सा माइनिंग का भी करता था। मतलब इतने यूज एरिया में तो नहीं करा, लेकिन थोड़ा सा है कि मतलब अपने लिए सेटिस्फेक्शन लाइक करा। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें जानता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी इस इंटरव्यू में अपने विचार रखूँगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर बचपन से गोविंदा के साथ रहा हूँ। मैंने अपने हाई स्कूल के बाद लगभग 2 से 3 साल का जो समय है, मेरे कभी काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि रोहित, आप बहुत राजनीतिक बातों को करते हैं, समझते हैं, ये आपको कहाँ से आता है? तो हमारा जो परिवेश था बचपन से, क्योंकि हम गोविंदा के साथ बैठते थे, बात करते थे और वहाँ हम राजनीति के मुद्दों पर ही ज़्यादा बात करते थे कि मैं पूछता था, गोविंदा, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, हमारे देश के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। तो हमें जो राजनीतिक समझ है, राजनीतिक सोच है, जो विचारधारा है, वो हमने इन्हीं के साथ बैठ के सीखी है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा, क्योंकि ये अपने मुँह से नहीं कह पा रहे हैं, मैं
कहूँगा कि बचपन से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, या स्कूल की ड्रेस उन्हें उपलब्ध करवाना हो, या अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों और शहर में अगर कोई अच्छा स्कूल हो तो उनको अपने साथ रख के उनको अपने साथ पढ़ाना, उनको लिखाना, बहुत अच्छे स्तर तक उन लोगों को पढ़ाया और लिखाया बहुत, क्योंकि मैं व्यक्तिगत इस बात का साक्षी हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आज ये जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य जिस क्षेत्र से हैं लड़ने जा रहे हैं, उस क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण रोड जो आज वहाँ के लोगों को मिली है, वो भी इन्हीं के द्वारा, जो माइनिंग की अभी बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन की, वो भी इन्हीं के उसमें है। तो मेरा अगला सवाल गोविंदा जो आपसे रहेगा कि हम मेगड़ी स्टेट जो क्षेत्र है, मैं कहूँगा कि हमारे कत्यूर का बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार वहाँ आया हूँ, और वहाँ एक झरना है, आप शायद अभी गए हैं नहीं गए हैं, बहुत खूबसूरत एक झरना वहाँ पिंगलो में एक झरना है, आप जरूर वहाँ जाइएगा। तो गोविंदा, क्योंकि क्षेत्र तो खूबसूरत है लेकिन वहाँ समस्याएं भी बहुत हैं, बिल्कुल वहाँ के लोगों की समस्याएं बहुत हैं, और हम निरंतर अपनी वीडियोस में इस बात की बात कर रहे हैं, हम एक मुहिम लेके चल रहे हैं कि भारत का विकास दिल्ली में बैठकर या राजधानी में बैठकर बंद कमरों में बैठने वाले लोग नहीं कर सकते। हमारे विकास को करने के लिए हमारे गाँव को मजबूत होना पड़ेगा, हमारे गाँव को फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, वो चाहे हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, चाहे पढ़ाई की फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो अच्छे मकान हो, चाहे अच्छे घर हो, चाहे अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो। तो आपके क्षेत्र में, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र है, बाजार से काफ़ी दूर का क्षेत्र है, तो वहाँ क्या समस्याएं आज हैं, और आप अगर चुन के आते हैं तो आप कैसे उन परेशानियों पर काम करेंगे? देखिए रोहित भैया, मैं आपको जी ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में आप यकीन नहीं मानेंगे, आज देश इतना तरक्की कर चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन कभी जब मैं उस क्षेत्र में जाता हूँ तो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं लोग। बिल्कुल। उनको वो चीज़ें नहीं है, मतलब आपको लगेगा कि हमारे पास यहाँ तो सब चीज़ अवेलेबल है, सब चीज़ हमारे पास प्राप्त है हमें, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसमें जो पहले जो उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, या जो सामाजिक प्रतिनिधि हैं, या जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, मैं कहीं न कहीं मानता हूँ कि उन लोगों की उतनी उतनी अच्छी कार्यकुशलता नहीं रही कि वो उन लोगों के लिए उन मूलभूत सुविधाओं को उत्पन्न कराएँ। और दूसरी रही बात आपने कही स्वास्थ्य संबंधी, मैं स्वास्थ्य संबंधी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल्स जो है ना, यहाँ अस्पताल तो हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। सबका यही रहता है कि डॉक्टर्स नहीं है। इस बात पे बात नहीं होती कि डॉक्टर्स क्यों नहीं है। बिल्कुल। देखिए रोहित भैया, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में ना प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत अच्छी प्रतिभाएँ हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन क्या होता है कि आगे जाके मेडिकल खर्चे इतने हैं कि उनके बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते, माँ-बाप गरीब होते हैं, तो वो भी उस फीस को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए उस बच्चे का जो सुनहरा जो उसने सपना देखा होता है, वो कहीं न कहीं दब जाता है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है ना, वो ये सोचता है कि मैं छोटा केमिस्ट बन जाऊँ या और छोटा कुछ बन जाऊँ, तो वो वहाँ तक नहीं वार्ड बॉय पहुँच बन के पाता रह है। जाता है। क्योंकि उनके लिए वो सुविधाएँ हैं नहीं। बाकी किसी ने कभी कोशिश भी नहीं करी कि ऐसी प्रतिभाओं को ढूँढा जाए, उनको आगे निखारा जाए। तो जब हमारा बच्चा यहाँ से आगे पढ़ेगा, बाहर पढ़ के आएगा, तो वो वहाँ करने के बजाय हमारी जगह करेगा ना। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक बाहर पढ़ा हुआ बच्चा, फिर आप उसको अचानक यहीं इस माहौल में डाल देंगे, तो फिर वो वहाँ यहाँ कैसे सर्वाइव करेगा? वो यहाँ से बाहर ही भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी प्रतिभाओं को नहीं निखारेंगे, तो हम दूसरे पर तो इल्ज़ाम ही लगाएँगे ना, आरोप ही लगाएँगे उन पर, क्योंकि हमारे पास उसके लिए पर्टिकुलर कोई तरीका नहीं होगा, तो आरोप ही लगेगा। आज तक सभी यही होता है कि अगर किसी दूसरे की सरकार आई तो मैं उन पर आरोप प्रत्यारोप करूँगा, उनकी आएगी तो वो मुझ पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। लेकिन इसके अलावा इसका समाधान क्या होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। गोविंदा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक उदाहरण, अभी हम दोस्त बैठे थे और उसने, हम अल्मोड़ा में रहते हैं और अल्मोड़ा में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, और सभी लोग कह रहे थे कि अब तो, क्योंकि हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे बागेश्वर के, पिथौरागढ़ के, चंपावत के जो हमारे मित्र हैं, वो हमसे कहते हैं कि अल्मोड़ा में तो हॉस्पिटल बन गया है, अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, मेडिकल कॉलेज बन गया है। तो मैं उनसे हर बार कहता हूँ कि आप अच्छे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल बिल्डिंग से नहीं होता, हॉस्पिटल डॉक्टरों से होता है। आपको डॉक्टर देने पड़ेंगे, और अगर आप डॉक्टर देते भी हैं, आज पहाड़ में, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, करीब 40% डॉक्टर जो बॉन्डेड थे, वो अपने बॉन्ड के बाद भी पहाड़ में नौकरी नहीं करना चाहते। इसका एक बहुत, क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक भी हूँ, तो शिक्षक के तौर पर जब हमने डॉक्टर से बात करी, या कई बार जब हमें काउंटर हुआ डॉक्टर्स के साथ, तो हमने उनसे पूछा कि आप, जब हम देहरादून थे, हमने देहरादून में डॉक्टर से पूछा कि जब आपकी पोस्टिंग अल्मोड़ा में होती है, बागेश्वर में होती है, तो आप वहाँ क्यों नहीं रुकते? तो उन्होंने कहा कि जब हम इतने लंबे स्ट्रगल के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर हम नौकरी में आते हैं, तो कल के दिन मेरे बच्चे के लिए वहाँ एजुकेशन नहीं है,
आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे नहीं रहे हैं कि मेरे डॉक्टर का बच्चा तो अच्छी एजुकेशन लेना चाहेगा, एक डॉक्टर अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन देखना चाहेगा, अच्छे पार्क्स नहीं है वहाँ अपना, अगर एंटरटेनमेंट के लिए वो बाजार में तो नहीं घूमेगा, आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ देना होगा। आप बच्चे को माहौल देंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर देने के लिए डॉक्टर के साथ साथ उसके परिवार की भी देखरेख आपको करनी पड़ेगी, तब वहाँ डॉक्टर रुकेगा। और वही चीज आज सभी जगह है। मैं कहूंगा कि पहाड़ की जो, क्योंकि हमारा पहाड़ 80 से 90% पहाड़ है, सिर्फ 10% मैदानी क्षेत्र है, जिसके यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि जो 10% जो मैदानी क्षेत्र में जो डॉक्टर है वो एक दिन पहाड़ आएगा और फिर पहाड़ का ही हो जाएगा। वो अपने परिवार के पास भी जाना चाहता है और उसका परिवार देहरादून या हल्द्वानी जैसी जगहों पर है, तो वो मतलब इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम भी उस जगह पर होते तो हम भी चाहते कि हम अपने परिवार के नजदीक रहें। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, हमें अच्छे डॉक्टर्स पहाड़ से ही पैदा करने होंगे। अगर मैं पहाड़ से हूँ, आज मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं किसी बड़े न्यूज चैनल के पास जाऊं और मैं कहूं कि मैं बोल लेता हूं, आप मुझे एंकर रख लीजिए या मैं आपका जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसमें हेल्प कर सकता हूं। लेकिन मुझे था कि मैं पहाड़ के लिए काम करूं, मैं अपने घर के लिए काम करूं, मुझे अच्छी हवा अच्छे पानी के साथ जीना था, तो मैंने यहाँ रहना पसंद करा। मैं 2 पैसा कम कमाऊंगा लेकिन मैं अपने पहाड़ में रहूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा, अपने परिवार में रहूंगा, अपने लोगों के बीच में रहूंगा। और अगर हम कल के दिन अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, जो भी हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट है उन्हें पैदा करते हैं यही पहाड़ से, तो मुझे लगता है कि वो हमें ही सुविधा देंगे और हमारे बीच रहेंगे, क्योंकि कहीं जाने का तो फिर उनका मतलब ही नहीं बनता। और यही विकास है पहाड़ में, मुझे लगता है कि सही शब्दों में यही हमारा विकास है। तो मैं गोविंदा आपसे अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर हम बिंदुवार अगर हम बात करें समस्याओं की, क्योंकि आपके स्तर पर आपकी जो, क्योंकि आप भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, तो क्या ऐसी समस्याएं आज आपको दिख रही हैं जो आपको लगता है कि मैगडी स्टेट क्षेत्र का मतलब कायाकल्प कर सकती है, बदल सकती है, कम से कम वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों को वो दे सकती हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं ऐसी हैं? रोहित जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और राजनीति की मुझे उतनी समझ भी नहीं है, लेकिन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मैंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि व्यक्ति को रहने के मूलभूत जो आवश्यकता होती है ना, उसको रहने के लिए घर होता है जी बिल्कुल। ना। उसका घर अगर बेहतर होगा तो वो और भी चीज़ें बेहतर कर पाएगा। अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कमला देवी जी का घर, जी है ना, ये सब जगह। लेकिन देखिए उन्होंने हमारे उत्तराखंड का इतना नाम किया, इंडियन फोक में वहाँ गए, ये जो हमारी जो चीज़ें होती है, हमारा इंडियन जो कल्चर होता है, हमारा जो कुमाऊनी कल्चर है, उसको आगे रिप्रेजेंट किया। जी। लेकिन उनकी छत की आपने देखी कैसी वो हालत हुई, उनको पूछने वहाँ कोई नहीं गया। बाकी बाद में गए लोग जाके, लेकिन जब वो हाईलाइट हो गया, बिल्कुल, जब मीडिया में जब वो बात आ गई। जी जी बिल्कुल। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरे क्षेत्र में अगर मुझे चुन के आगे भेजते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी व्यक्ति को ऐसा न तड़पना पड़े, अपने घर के लिए ऐसा परेशान ना होना पड़े। पता लगा कि उसके घर में खर्चा 1 लाख रुपया आ रहा है और सरकार की तरफ से उसको 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। वो सही है। तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि मैं कुछ बेहतर कर सकूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं इतना दिला दूंगा उतना दिला दूंगा, लेकिन मैं उसके लिए प्रयास जरूर करूंगा, वो ग्राम प्रधान के माध्यम से हो या बीडीओ साहब के माध्यम से हो या शासन प्रशासन के माध्यम से हो, लेकिन मैं अपना पूर्ण योगदान जरूर दूंगा उसमें। तो गोविंदा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगला सवाल जो मेरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद हैरान था। मैंने अभी हाल ही में आप सोशल मीडिया पे देखा कि आपने अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्योंकि आपकी घर की और आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, समझ रही है, वो कांग्रेस की रही है। और आज अचानक, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि अचानक आपकी पोस्ट आती है कि आपने बागेश्वर भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या आपको लगता है कि इस चीज़ से आपके क्षेत्र को क्या फायदा हो सकता है? रोहित जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, कांग्रेस की पृष्ठभूमि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, पिछले 25-30 साल से रही है। और 25-30 साल रहने के बाद, अपने बड़े भाई साहब के साथ रहने के बाद मुझे अचानक अगर बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। जी बिल्कुल। अब इस कारण में मैं ज़्यादा चर्चा न करते हुए कांग्रेस पार्टी इस बात को सोचे कि भाई आखिर उनके परिवार से अगर कोई व्यक्ति गया है तो क्यों गया है। तो इसमें मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा इसमें गहन मंथन करने की आवश्यकता है। क्योंकि गोविंदा, मैं इस बात को इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हम हाल ही में अल्मोड़ा में बिट्टू कर्नाटक जी के साथ बैठे हैं, पूर्व राज्य मंत्री, हमने उनका जब साक्षात्कार किया तो यही सवाल हमारा उनसे भी था। क्योंकि हम देख रहे हैं निरंतर, हम पिछले अगर मैं कहूँ 2014 के बाद से लगातार, कि चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर कहें, चाहे हम राज्य स्तर पर कहें, चाहे हम लोकल स्तर पर कहें, कि लगातार लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में आ रहे हैं। और इसका तो जो हाल ही का जो उदाहरण है वो है 2022 में जो कांग्रेस प्रत्याशी थे बागेश्वर विधानसभा से रंजीत दास जी, वो 2023 के उपचुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के हो गए।
तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने लायक है, खासकर हमारी विधानसभा बागेश्वर में, जहाँ आप जैसे युवा नेता जो उभर कर आ रहे हैं, तो वो आखिर ऐसा, मतलब क्या पार्टी उन्हें उस तरीके से ग्रूम नहीं कर रही है? क्या उन्हें वैसे पद नहीं मिल रहे हैं, या अपनी बात को उस तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं? कहाँ इसमें कमी रही? देखिए रोहित जी, मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं अनदेखी तो की जा रही है। जी। कहीं न कहीं व्यक्ति अनदेखी की जा रही है। अब ये किस स्तर पर हो रहा है, क्या स्तर पर हो रहा है, ये मैं तो जी। नहीं तो बता पा सकता। जी, गोविंदा, जैसा कि अभी हम कहते हैं सभी जगह की ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम जी, जी, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में धामी जी की सरकार है, और यहाँ लोकल लेवल पे, मैं यहाँ तो शायद न्याय जो हमारी ग्राम पंचायत है वहाँ शायद कांग्रेस है, लेकिन लगभग प्रदेश भर में ऐसा ही कुछ हाल है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। और अगर अभी ब्लॉक प्रमुख या फिर जो जिला पंचायत अध्यक्ष होती हैं वो देखते हैं कौन होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी में रहकर क्या अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा कर पाएंगे, या क्या कांग्रेस में रहकर आप नहीं कर पाते? इस बारे में थोड़ा सा स्पष्ट। देखिए रोहित जी, मुझे लगता है ना कि बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है। बात ये है कि अगर व्यक्ति ठान ले कि राजनेता, अगर मैं थोड़ा-सा पंचायत का अगर प्रतिनिधि बनता हूँ, तो मुझे लगता है कि किया जा सकता है, किसी के उसमें किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर उस कार्य को करने की क्षमता। इच्छा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो बेहतर कर पाएँगे। और मुझे लगता है कि मैं बीजेपी में इसलिए गया हूँ कि अगर मैं यहाँ का प्रतिनिधि बनता हूँ, पंचायत प्रतिनिधि बनता हूँ, तो मुझे लगता है कि सरकार की मदद लेके मैं जो काम है वो बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। लोगों की मदद, मेरा मेन का जो कारण है समाज सेवा है, मानव सेवा है, तो मुझे लगता है कि मैं वो बेहतर कर सकता हूँ। जी। और जैसे मुख्यमंत्री जी अभिनव त्रिवेंद्र, हमारे धामी पुष्कर जी। सिंह धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं अगर हम उनसे जुड़ के और उनके कार्यों से सीख लेके अगर अपने ग्राम में, अपने क्षेत्र में अगर काम करें, तो बेहतर काम कर सकते हैं। गोविंदा, जैसा कि हमने जो बात करी इसमें लगभग हमने आपके क्षेत्र को समझा, आपके क्षेत्र की समस्याओं को समझा, आपके बारे में हमने समझा, जो आपकी राजनीतिक विवशताएं रही उनके बारे में हमने खुलकर बात करी। जो मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि आपके क्षेत्र के कुछ ऐसे प्रमुख समस्या जो आपको लगता है कि तुरंत जिन पर काम होना चाहिए, और उनके समाधान जो आप कहेंगे कि अभी जो आप क्योंकि क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं उन पर आप थोड़ा सा प्रकाश अगर डाल सकें। देखिए रोहित जी, मैंने पहले ही बताया आपको, पहले तो मकान संबंधी समस्याएं, उसमें आपको पता है कि शासन प्रशासन स्तर से हो सकता है कि मैं ये कह दूं कि मैं किसी को मकान दे दूं, ये संभव जी नहीं जी है। बिल्कुल। लेकिन शासन प्रशासन स्तर से जो भी उनके लिए आर्थिक मदद होगी वो मैं करने का प्रयास करूंगा। दूसरा रोहित जी, मैंने देखा कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जी। बहुत मतलब एकदम बहुत जीर्ण अभाव है। शीर्ण व्यवस्था। बिल्कुल। तो वो मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है मैं उनके लिए बेहतर कर सकूं। और तीसरा मैंने बताया कि आपको शिक्षा, करियर काउंसलिंग हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी कि बच्चों को लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियरिंग और इसके अलावा और कुछ प्रोफ़ेशन छोड़ के बाकी उन बच्चों को कुछ पता नहीं है कि हाँ, भई आगे को भी बहुत सारी प्रोफ़ेशंस हैं, जिससे कि बच्चे क्या होता है कि धीरे-धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ नशे में चले जाते हैं, कुछ बेरोज़गारी की उनको मार जो झेलनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग का एक अगर प्रोग्राम बनाया जाए, उसमें अच्छे अधिकारियों से अगर बच्चों की बातें की या कराई जाएँ, तो वो बेहतर जो है उनके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण उन बच्चों का किया जा सकता है। तो शिक्षा के प्रति जो है मुझे लगता है कि मेरी ही नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति की एक ज़िम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है कि हम आगे आने में कैसे समाज का भविष्य में कैसे समाज का हम निर्माण करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं 3 ये मेरी तो प्राथमिकताएँ तो ये रहेंगी। जी। गोविंदा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि युवा जो नेतृत्व है वो हमारे भारत को चाहिए। आज अगर हमारे देश में कोई बदलाव ला सकते हैं तो वो है युवा, और हम विश्व के सबसे ज़्यादा युवा प्रोड्यूस करने वाले देश हैं। हमारे देश की जो मैं कहूँगा 60% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है वो युवा है, और हमें चाहिए कि हमारा चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, अगर युवा आज नेतृत्व हमारा करते हैं और अच्छे विचार के साथ, अच्छी सोच के साथ अगर करते हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर हमारा एक दिन हमारा भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का 2047 में जो सपना देखा है शायद वो जरूर पूरा होगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप अपना चुनाव बहुत अच्छे से जीतेंगे और हम दोबारा मिलेंगे, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने अपना समय दिया इसके लिए भी बहुत धन्यवाद, अपने स्टूडियो में बुलाया इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। द पहाड़ टॉक्स चैनल इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पहाड़ की बातें होती हैं। और देखिए कितना अच्छा प्रयास ये कर रहे हैं कि हम जैसे लोगों की बातें सभी लोगों तक पहुंच रही हैं, और हमारे अलावा अन्य लोग भी हैं जिनके परेशानियां हैं या क्या उनके विचार हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। जन जन तक पहुंचाने का काम ये बच्चे कर रहे हैं। तो आप इनके चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और इन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए और ऐसे ही प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं।